आईआरजीसी के चीफ अहमद वाहिदी की मौत हो गई है। यह खबर देखिए, आपको फिर एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। अहमद वाहिदी की मौत हो गई है। इजराइल और अमेरिका के हमलों में आईआरजीसी के चीफ अहमद वाहिदी की मौत। अहमद वाहिदी की मौत से क्या आईआरजीसी को झटका लगेगा? आया हम लगातार ये देख रहे हैं 28 तारीख से जब ये जंग शुरू हुई फरवरी में कि अभी तक एक को रिप्लेस करने के लिए दूसरा तैयार है। तो क्या अहमद वाहिदी के ऊपर ये स्टैंप बेशक लगा दी गई हो एलिमिनेटेड वाली, लेकिन वो काम जो अहमद वाहिदी कर रहे थे क्या वो आगे भी आबाद चलता रहेगा या इससे कोई विघ्न आएगा उस काम में जो अभी तक आईआरजीसी करता रहा है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। यूएस इजराइल हमलों में मारे गए वाहिदी जनरल सिवाच असर पड़ेगा या मोज़ेक डॉक्ट्रिन अंतहीन काम करती रहेगी? देखो सच्चाई है दिनेश, जो मोज़ेक डॉक्ट्रिन बनाई हुई है वो बहुत ज़्यादा काबिल हुई है इस लड़ाई के अंदर। उसके अंदर मल्टी लेयर्ड जो सक्सेशन प्लान बनाई गई है, एक कमांडर मर जाता है तो फिर दूसरा कमांडर आ जाता है, और दूसरा ये इन्होंने मोज़ेक डिफेंस के कारण जो 31 प्रोविंस में बांट दिया आईआरजीसी को, वो डिसेंट्रलाइज है। मुझे लगता नहीं कि इसका कोई खास असर पड़ेगा, क्योंकि आप अयातुल्ला अल खमैनी के मरने के बाद सबने सोचा था शायद कोई ना कोई असर पड़ेगा, ईरान में कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद आप लारीजानी मारा गया, उनका जो नेवल चीफ पहले मारा, डिफेंस मिनिस्टर मारा गया। मुझे लगता नहीं कि कोई फर्क पड़ने वाला। जो बात आती है दिनेश की न्यूक्लियर हथियार बनाने की, सर मुझे तो एक चीज लगता है, माफ कीजिए आपको बीच में रोककर यह सवाल पूछ रहा हूं कि स्ट्रैटेजी बनाने के हिसाब से, एसिमेट्रिक वॉर लड़ने के हिसाब से, गोरिल्ला प्लानिंग के हिसाब से मुझको लगता है कि कोई मैच ही नहीं है ईरान का इस समय जो उनकी स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। क्या यह बात आपको भी लगती है आशीष? बिल्कुल, और ये पहले दिन से दिखाई दी है। 28 फरवरी के बाद से जिस स्पीड से और जिस इंटेंसिटी से और जिस पैमाने पर जो रिटालिएशन आया था ईरान की तरफ से, तभी से क्लियर हो गया था कि ये लंबी तैयारी बहुत पहले से करके बैठे हैं। देखिए 3-4 वार्निंग जब इस तरह से अटैक किए गए थे यूएस और इजराइल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर लोकेशंस के नाम पर, तब वो इतनी वार्निंग्स काफ़ी थी। उन्होंने काफ़ी लंबी, काफ़ी गहरी और काफ़ी बड़े पैमाने पर तैयारी करके रखी हुई थी, और उसमें कई सरप्राइज कार्ड्स भी थे। कुछ दिनों पहले वाला 4000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल कैसे भूल सकते हैं? अच्छा, मैं आप लोगों के पास एक क्विक राउंड के लिए आऊंगा। आप सारे लोग इंफॉर्मेशन के आधार पर डॉट्स कनेक्ट करना जानते हैं। आप सबके पास इतना लंबा तजुर्बा है जिसमें क्या हो सकता है आगे, आप लोगों को बहुत हद तक उसमें उसकी फीलिंग आ जाती है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या ईरान के पास परमाणु बॉम्ब या डर्टी बॉम्ब वाली कैपेबिलिटी है क्या? किसको आप में से लगता है, किसको लगता है नहीं है? केवल वक्त पर इस तरीके का ये केवल ब्लफ खेला जाएगा अगर खेला जाएगा ईरान की तरफ से। लेकिन पहले ये देखिए, अगर एनपीटी से बाहर निकलता है ईरान तो क्या क्या हो सकता है, खतरे क्या क्या है? एनपीटी से बाहर निकलने का मतलब यह होगा कि एक तरीके से एटमी होड़ बढ़ेगी दुनिया में। यह कहा जाएगा अगर वो बना रहा है तो हम क्यों ना बनाएं, अगर वो भी बना रहा है तो हम क्यों ना बनाएं। डेटरेंस अगर इससे होता है तो हम ही क्यों असुरक्षित रहें। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस ने कहा था ईरान ने एटम बॉम्ब बनाया तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी बॉम्ब बनाएंगे। तुर्की एर्दोआन ने सवाल उठाया था कि कुछ देशों का परमाणु का अधिकार क्यों और कुछ देशों के पास क्यों नहीं। अगर ये डेटरेंस, अगर दुनिया में जिन देशों के पास ये है वो ये कहते हैं कि इससे डेटरेंस होता है, इससे शांति स्थापित होती है, तो शांति का ठेका उनके पास ही क्यों, बाकी उससे क्यों दूर रहें? और उनका क्या जो नॉर्थ कोरिया जैसे हैं जो किसी से ना इजाजत मांगते हैं ना किसी से पूछते हैं, बनाकर बैठ जाते हैं, तो फिर हम क्यों ना बनाएं। अब यहां मिस्र देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, लेकिन सऊदी और ईरान ने बम बनाया, तो फिर मिस्र भी बम बना सकता है। एक तरीके की होड़ हो सकती है इससे, ये परमाणु होड़ शुरू हो सकती है। लेकिन एक क्विक राउंड आप सबके पास आ रहा हूं, आप सबसे ये जानने के लिए, क्या परमाणु बॉम्ब या डर्टी बॉम्ब कम से कम ये ईरान के पास मौजूद हो सकता है क्या? आपसे शुरू करता हूं श्रीवास्तव सर। डर्टी बॉम्ब की जो पॉसिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं वो जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्रोग्राम चलता तो आपको एनरिचमेंट जो है 3 से 5% से ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कम से कम डर्टी बॉम्ब तो है। आप क्या कहते हैं जनरल सिवाच? देखो मेरे को लगता है कि बिल्कुल डर्टी बम बना सकता है, क्योंकि उसके पास जो आपको भी डर्टी बॉम्ब ही लग रहा है, फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर नहीं लग रहा है? मैं वही बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने 60% से ज्यादा एनरिच यूरेनियम कर लिया है। अगर 2 से 3 वीक्स के अंदर वो एक एटम बम बना सकते हैं और डर्टी बम बनाने में उसको कोई टाइम नहीं लगेगा। और ये सच्चाई है कि ईरान के पास ये अभी नहीं, आपको लगता है अभी दावे से आप नहीं कह सकते कि है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, आशीष आपको क्या लगता है? चांसेस हैं, चांसेस हैं, लेकिन दावे से नहीं कह सकते। आशीष आपके पास?
देखिए दिनेश, डर्टी बॉम्ब तो श्योर शॉट है जिसके लिए 60% एनरिचमेंट की जरूरत होती है U-235 यूरेनियम, और जस्ट 90% वेपन ग्रेड के लिए मुझे भी बहुत हाई चांस लगते हैं कि ईरान के पास में वेपन ग्रेड वाला एनरिचमेंट 90% के ऊपर वाला एग्जिस्ट करता है। वो दुनिया को बता नहीं रहे हैं एग्जैक्टली जैसे कि इजराइल को लेकर कयास लगाए जाते हैं कि है उनके पास, लेकिन बता नहीं रहे। प्रोफेसर राजन, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई फिर सीआईए क्यों नहीं कह देता, फिर तुलसी गबार्ड क्यों कह रही थी कि नहीं है इनके पास, आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं? देखिए, इनके पास कैपेसिटी है, बॉम्ब नहीं है, डर्टी बॉम्ब भी नहीं है, ये सच है। मेरा यही मानना है। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें अगर मैं देखूं तो ये 3:1 है। अभी यहां कुल अगर हमारे 4 एक्सपर्ट्स का पैनल है तो उसमें से 3 लोगों को यह लग रहा है कि डर्टी बॉम्ब तो कम से कम है, लेकिन प्रोफेसर राजन का कहना यह है कि कैपेबिलिटी है, बना सकते हैं, लेकिन है नहीं। अगर कैपेबिलिटी है सर, तो और किस बात का इंतजार करेंगे? ये मुझको लगता है कि बहुत स्पीड अप कर दिया होगा इन्होंने पिछले 1 महीने में, अगर उनके वैज्ञानिक इस दिशा में लगे हुए होंगे। मैं आपके पास आता हूं।